प्रस्तुत है सिंहस्थ पर केंद्रित कार्यक्रम अमृत घट बरसे। आज सुनिए अमृत घट बरसे की 11वीं कड़ी। अमृत घट बरसे, अमृत घट बरसे, सिंहस्थ पर उज्जैनी में क्षिप्रासत बरसे, अमृत घट बरसे, अमृत घट बरसे, अमृत घट बरसे। नमस्कार। सिंहस्थ महापर्व के अवसर पर उज्जैनी की महान संस्कृति और इसकी समृद्ध परंपराओं को समझने के लिए इन दिनों आप हमारे साथ इस पुरातन नगरी के अतीत की यात्रा पर हैं। पिछली कड़ी में हमने परम पराक्रमी राजा विक्रमादित्य की चर्चा की। अपने काल में विक्रमादित्य इतने महान शासक हुए कि उनके उत्तरवर्ती काल में राजाओं के लिए विक्रमादित्य की उपाधि गौरव का विषय बन गई। ज्योतिर्विदा भरणम नामक ग्रंथ में इस बात का उल्लेख मिलता है कि विक्रमादित्य की राजसभा में 9 रत्न थे। ये थे धन्वंतरी, क्षपणक, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटखरपर, वररुचि, कालिदास और वराहमिहिर। आज हम ज्योतिष के प्रकांड विद्वान वराहमिहिर की चर्चा करेंगे और भारतीय ज्योतिष को भी समझने का प्रयास करेंगे। कई विद्वान कालिदास की ही भांति वराहमिहिर को भी ईसा पूर्व अंतिम सदी का मानते हैं, तो कई का मत है कि वे 6ठी शताब्दी ईस्वी में विक्रमादित्य द्वितीय के काल में हुए। जानकारों का मत है कि प्राचीन भारत में एक ही नाम के अनेक विद्वान हुए हैं और इसी कारण उनके काल का निर्धारण करना बहुत कठिन हो जाता है। वराहमिहिर के काल को लेकर भले ही अनेक मत हों, किंतु इस बात पर किसी को संदेह नहीं कि वराहमिहिर भारतीय ज्योतिष परंपरा के चमकते नक्षत्र हैं। ज्योतिर्विज्ञान के अध्येता राजीव गोहिल। वराहमिहिर भारतीय ज्योतिष में एक ऐसा नाम है जिसके बिना शायद ज्योतिष पूर्ण नहीं होता। यानी हम पराशर जो उनके पूर्ववर्ती थे, या हम जैमिनी का नाम लें, या अगर हम नागार्जुन का नाम लें, और भी जितने हमारे प्रज्ञावान और मेधावी लोग हुए हैं, लेकिन वराहमिहिर ज्योतिष में आदि पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। उज्जैनी, ज्योतिष और वराहमिहिर ये तीनों ही परस्पर अभिन्न रूप से जुड़े हैं। एक ओर जहां उज्जैनी ज्योतिष के लिए की जाने वाली काल गणना का केंद्र बनी, वहीं वराहमिहिर ने इस विज्ञान को नई ऊंचाइयां प्रदान की। उज्जैन के प्रख्यात पंचांगकर्ता और ज्योतिर्विद डॉक्टर आनंद शंकर व्यास वराहमिहिर हुए हैं, सूर्य सिद्धांतकार हुए हैं, भास्कराचार्य हुए हैं, आर्यभट्ट हुए हैं। ये जो जितने सिद्धांतकार ज्योतिष के हुए हैं गणना के, वो सब ने उज्जैन को केंद्र मानकर ही गणना की। आधुनिक युग के भी जो केतकर वगैरह हुए हैं, तिलक हुए हैं, इन्हें भी उज्जैन को केंद्र मानकर गणना की है। वराहमिहिर मूल रूप से अवंती में पैदा हुए थे। आदित्य दास उनके पिता का नाम था। वे अध्ययन के लिए उज्जैनी आए थे। वो सबसे बड़ा केंद्र था ज्ञान का, विज्ञान का, शोध का। वो एक खगोल शास्त्री थे स्वयं, वो एक गणितज्ञ थे, और ये दोनों वे आधार हैं जो किसी को भी ज्योतिषी बनाने में सक्षम होता। गुरुत्वाकर्षण के नियम और गति के सिद्धांत की खोज का श्रेय सर आइजक न्यूटन को दिया जाता है। न्यूटन का शोध पत्र सन 1687 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें इस नियम की व्याख्या की गई थी। किंतु न्यूटन से सैकड़ों वर्ष पूर्व वराहमिहिर ने एक ऐसा सिद्धांत प्रतिपादित किया था जो गुरुत्वाकर्षण के नियम से भी आगे की व्याख्या करता है। पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर मोहन गुप्त।
वराहमिहिर ने बड़ा व्यापक सिद्धांत किया। आज लोग तो सिर्फ कहते हैं कि कोई भी वस्तु पृथ्वी की ओर खिंचती चली जाती है। वराहमिहिर ने कहा पृथ्वी क्यों, दीपक की ज्योति तो ऊपर जाती है। आशय यह हुआ कि कोई भी वस्तु अपने मूल की ओर जाती है। अगर पार्थिव वस्तु है तो पृथ्वी की ओर जाएगी, अगर आग्नेय वस्तु है तो अग्नि तो आकाश में जाएगी, वायु वस्तु है तो ऊपर जाएगी। फ्लेम आप उल्टा लटका दो तो फ्लेम ऊपर जाती है। इतना व्यापक सिद्धांत वराहमिहिर ने दिया। उज्जैनी से संबंध रखने वाले और वराहमिहिर के उत्तरवर्ती गणितज्ञ भास्कराचार्य ने भी न्यूटन से लगभग 5 सदी पहले सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ में आकाशीय पिंडों के पृथ्वी पर गिरने के रहस्य की व्याख्या की थी। भास्कर ने सिद्धांत शिरोमणि में तो बहुत साफ कह दिया 12वीं सदी में कि आकर्षण शक्तिश्च मही, साफ साफ पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है। तया यत आकर्ष्यते तत् पतति भाति, वो पृथ्वी जिसको आकर्षित करती है वो गिरती हुई सी। अब कोई प्रश्न उठाया भाई पृथ्वी क्यों नहीं गिरती, तो उन्होंने कहा चारों तरफ आकर्षण है। समय समन्तात क्व पतत्वम खे, चारों तरफ एक सा है तो पृथ्वी कहाँ गिरेगी, यानी लटकी रहेगी। स्पष्ट कंसेप्ट था। आश्चर्य की बात है कि वराहमिहिर ने इतने वर्ष पूर्व भूकंप केंद्रों तथा भूकंप की यात्रा का भी विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। बृहत संहिता के एक अध्याय में उन्होंने भूजल सर्वेक्षण की कला के संबंध में लिखा है। उदकारगल नामक इस अध्याय में वनस्पति, मिट्टी का रंग और पत्थरों के आधार पर धरती के भीतर छिपे जल भंडारों को खोजने की कला का विवरण मिलता है। यह भी बताया गया है कि किन परिस्थितियों में जल कितनी गहराई पर मिलेगा। ज्योतिष शब्द का अर्थ है ज्योति पदार्थों का अध्ययन। ज्योति पदार्थ यानी सूर्य, चंद्र, तारे और नक्षत्र। उनकी तात्विकता का अध्ययन, उनके स्पष्ट चलन का अध्ययन और बाद में उसके सुनिश्चित गणित की खोज करना और उसका जीवन के साथ क्या संबंध है, इस समूची सृष्टि के साथ क्या संबंध है, इस समूची समष्टि के साथ क्या संबंध है, इसका गहन अध्ययन जो है वो दरअसल ज्योतिष शास्त्र है। ज्योतिष के 3 आधारभूत स्तंभ हैं, या यूं कहें कि इसके 3 प्रमुख घटक हैं। एक तो है सिद्धांत सबसे पहला, जिसमें गणित आता है, और गणित हमारे यहाँ ज्योतिष के संदर्भ में ही पढ़ा गया और किसी संदर्भ में नहीं पढ़ा गया। माने किसी व्यापार के लिए या किसी नफ्ती के लिए जैसे दूसरे देशों में हुआ, वो हमारे यहाँ का प्रयोजन नहीं था। हमारे यहाँ ज्योतिष या ज्योमेट्री या इनका प्रयोजन मूल रूप से वैदिक था, ज्ञान के लिए था। तो सिद्धांत होता है वो गणित है। आधुनिक गणित भी इसमें आता है। आर्यभट्ट भी हैं, वराहमिहिर भी हैं, भास्कर भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे गणितज्ञ हुए हैं। दूसरा एक भाग होता है इसका जातक। यही वह भाग है जिसमें प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी या भविष्य फल वाला भाग आता है। और तीसरा है उसका संहिता। संहिता में मुंडेन एस्ट्रोलॉजी को कहते हैं, पृथ्वी से संबंध, भूकंप कैसे आते हैं, तूफान कैसे आते हैं, उसमें कृषि विज्ञान भी है और प्रकृति को समझ करके हम क्या क्या भविष्य के बारे में सोच सकते हैं। वृक्ष विज्ञान भी है, वृक्ष आयुर्वेदी है, मूर्त भी है, ये संहिता में आता है। वराहमिहिर ने ज्योतिष के इन तीनों ही स्कंधों सिद्धांत, जातक और संहिता पर अभिनव शोध किया। ज्योतिर्विज्ञान अध्ययनशाला उज्जैन में व्याख्याता डॉक्टर सर्वेश्वर शर्मा। वराहमिहिर एकमात्र ऐसे ज्योतिषी हुए हैं जिन्होंने ज्योतिष के तीनों स्कंदों के ऊपर स्वतंत्र ग्रंथ रचना की है। किसी ने सिद्धांत ज्योतिष लिखा है, किसी ने संहिता ज्योतिष लिखा है, किसी ने होरा शास्त्र फली ज्योतिष लिखा है, लेकिन वराहमिहिर ने तीनों ही स्कंदों पर प्रामाणिक ग्रंथों की रचना की है। वराहमिहिर के पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथ की विशेषता है कि इसमें उन्होंने अपने पूर्ववर्ती 5 आचार्यों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का संकलन किया है। भारतीय खगोल और गणित के लिए पश्चिम सदैव ही भारत का आभारी रहा है, किंतु भारतीय ज्योतिष को उसने विज्ञान नहीं माना। जिस ज्योतिष का आधार प्रामाणिक गणित और खगोल है, उसके संबंध में आखिर संदेह का क्या कारण है? फलित के मामले में मतभेद पैदा हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी ऐसी बात नहीं। जो अच्छे जानकार अध्ययनशील हो वो सही स्थिति को पकड़ लेते हैं। और विवाद इसीलिए होता है कि जो कहा हुआ कई बार नहीं मिलता है, लेकिन डॉक्टर का भी निर्णय कई बार असफल होता है। तो इस बात को लेकर इसको विज्ञान के बाहर मान लें, ये गलत है।
और एक और बात है कि असल में जब खगोल से हम गणना करते हैं, खगोल को देख कर के गणित करते हैं, तो विज्ञान से आधारित नहीं, ऐसा कैसे कहा जा सकता है। उज्जैन की ज्योतिर्विज्ञान अध्ययनशाला के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश्वर शास्त्री मुसलगांवकर। ये सबसे पहले ज्योतिष शास्त्र ने बताया कि ग्रहण होते हैं। हमने 7 ग्रहों की कल्पना और 7 ग्रहों का स्थान निश्चित करके सबसे पहले बताया था। आज भी विज्ञान की जो महासमिट हुई और उन्होंने भी स्वीकार किया कि हर्शल, नेपच्यून, प्लूटो ये ग्रह नहीं हैं। तो हमारी जो बताई हुई जितनी भी स्थापनाएं हैं, उन स्थापनाओं का आज तक कोई खंडन नहीं हो पाया। आर्यभट्ट ने पाई का जो मान दिया, उस पाई के मान को आज तक किसी ने विखंडित नहीं किया। भास्कराचार्य ने पृथ्वी का जो व्यास बताया, पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी बताई, पृथ्वी से चंद्र की जो दूरी बताई, उनमें थोड़ी सी डेसिमल कुछ ही अंतर आता है, मुख्य गणना में कोई अंतर नहीं आता। तो इसके कहीं पर भी हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोणों की जो स्थापनाएं हैं उनका खंडन नहीं हुआ है, उसके आगे कार्य हुआ है। ये सवाल सहज ही उठता है कि लाखों करोड़ों मील दूर स्थित ग्रहों नक्षत्रों का हमारे जीवन पर भला क्या प्रभाव हो सकता है। उज्जैनी की परंपराओं पर पुस्तकों के लेखक संगीत वर्मा का मानना है कि जब हम ज्योतिष को सूर्य विज्ञान के प्रकाश में देखते हैं तो हमारा संदेह दूर हो जाता है। सूर्य विज्ञान की रचना सूरज के 7 घोड़ों के आधार पर की गई है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। ग्रहों के विभिन्न रंग भी प्रकाश के इन्हीं रंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ज्योतिष जो विज्ञान है वो उन ग्रहों के रूप में एक मनुष्य के जीवन में प्रकाश, काल और क्षेत्र में कैसे गति करता है और प्रकाश की ब्रह्मांड में होने वाली उस गति से एक मनुष्य का जीवन कैसे प्रभावित होता है, इसे हमें समझना चाहिए। हजारों, लाखों, करोड़ों मील दूर स्थित ग्रह निश्चित रूप से हमारे जीवन को प्रभावित नहीं कर सकते, परंतु प्रकाश से हमारा जो निरंतर स्पर्श है वो ब्रह्मांड में काल और क्षेत्र के भीतर प्रकाश की गति से सीधे तौर पे प्रभावित होता है। इन दोनों को समझ करके ही ज्योतिष विज्ञान की रचना की गई। ज्योतिष में वृहद अध्ययन के साथ ही प्रज्ञा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। मानव जनित भूल के कारण ज्योतिष शास्त्र को अवैज्ञानिक कहना भारी भूल होगी। अगली कड़ी में हम चर्चा करेंगे उज्जैनी के प्रतापी राजा विक्रमादित्य के एक और अनुपम रत्न की, जो भौगोलिक सीमाओं से परे है, जिसका साहित्य कालजयी है। जी हां, हम चर्चा करेंगे महाकवि कालिदास और उनकी विशाला अर्थात उज्जैनी की। तो सुनते रहिए अमृत घट बरसे। अमृत घट बरसे, अमृत घट बरसे। अमृत घट बरसे। अभी आप इस कार्यक्रम की 11वीं कड़ी सुन रहे थे। वाचक डॉक्टर अरविंद सोनी, लेखक एवं प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल और परिकल्पना थी अनवार अहमद खान।